नमस्कार दोस्तों, इतिहास की श्रृंखला में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। हमने हिस्ट्री के बारे में देखा था, उसका सिग्निफिकेंस और उसका इंपॉर्टेंस देखा था। उसके बाद हमने ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में देखा था और अब यहाँ से हमारे हिस्ट्री की शुरुआत होती है। अब हम लगातार कंटिन्यूअस इतिहास की श्रृंखलाओं का क्रमवार अध्ययन करेंगे। तो अब हम भारतीय इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए भारतीय इतिहास को देखते हैं। भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बांट के देखते हैं। 3 भाग: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यहाँ हमें जो कुछ भी प्राप्त हुए हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य ही प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब है आर्कियोलॉजिकल साइट से जो कुछ भी उत्खनन के दौरान उस कालखंड के जो कुछ भी हमें उपकरण मिले उसी को हम कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। तो इस समय कोई भी लिपि का विकास, यानी कि जो भी हमें आर्कियोलॉजिकल साइट से जो कुछ भी हमें उपकरण मिले हैं उन उपकरणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इस कालखंड में लोगों के पास लिपियों का ज्ञान नहीं था, लोग भाषाओं का ज्ञान नहीं था, और भाषाओं का ज्ञान रहा होगा तो बहुत ही सूक्ष्मतम लेवल पे रहा होगा, बहुत ही कम उन लोगों ने उसका बहुत ही कम तरीके का कम विकास हुआ होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय जो इनके पास भाषा का विकास नहीं हुआ था, इन्होंने अब इनका जीवन पूरी तरीके से पत्थरों पे ही आधारित था, एक जानवर की भांति जीवन यापन चल रहा था। इसके बाद हम अगर आएंगे आद्य ऐतिहासिक कालखंड में तो यहाँ देखेंगे कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है लेकिन आज तक उसकी लिपि को पढ़ा ही नहीं जा सका है। कारण क्या है कि इनकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक का मतलब है कि चित्र के माध्यम से लिपियों को बनाने का कार्य किया गया है और आज तक किसी भी इतिहासकार ने उसको डिकोड नहीं कर सका है या डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो इस वजह से हम इनकी लिपियों को देख पाते हैं लेकिन हम आज तक समझ नहीं पाए, इसलिए इनको हम एक कालखंड में रखते हैं। क्या लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है, यानी उन्हें विकास उनके बारे में जानकारी थी लिखित साक्ष्यों के बारे में, लेकिन वो कभी उसे पढ़ नहीं सके। और थर्ड जो पार्ट है उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है कि ऐतिहासिक काल में हम देखेंगे कि इन्हें यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त है और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। तो 3 तरीके से विभाजन किया गया लिखित साक्ष्यों के आधार पे। पहला क्या कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। दूसरे में क्या है कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। और तीसरे पार्ट में अगर हम देखेंगे कि इसमें क्या है तो इसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। तो लिखित साक्ष्यों के आधार पे इतिहास का त्रियुगी विभाजन किसने किया? तो आप कहेंगे ब्रूस ने किया। इतिहास का लिखित साक्ष्यों के आधार पे त्रियुगी विभाजन किसने किया? तो ब्रूस ने किया। इसके बाद एक और टर्म आता है कि हम देखेंगे कि इतिहास का विभाजन कुछ लोगों ने उस समय के धातुओं के आधार पे भी किया है। कैसे किया है कि प्राग ऐतिहासिक काल को स्टोन एज कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल को स्टोन एज कहा जाता है। स्टोन एज का मतलब इस समय जो मनुष्य का जीवन है वो पूरी तरीके से पत्थरों पे ही आधारित था, इसलिए इसे हम स्टोन एज कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में आते आते क्या होता है, दरअसल आद्य ऐतिहासिक काल जो कालखंड है वो जो आप सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं उस समय का कालखंड है। और इस समय तक आते आते मनुष्यों ने ब्रॉन्ज का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। ब्रॉन्ज यानी कि कांसा। और कांसा बनाया कैसे जाता था? कांसा तांबा और टिन को मिलाकर के एक खास किस्म का धातु बनाया जाता था जिसे हम ब्रॉन्ज कहते हैं। तो आप देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य का जीवन पूरी तरीके से पत्थरों पर निर्मित है, वो अभी धातुओं के बारे में नहीं जानता है। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल आते आते मनुष्य को कांसे के बारे में जानकारी हो चुकी थी। वो तांबे में एक खास प्रकार से टिन को मिला करके कांसा का निर्माण कर रहे थे। और ऐतिहासिक कालखंड में आते आते आप देखेंगे कि मनुष्यों को आयरन के बारे में जानकारी हो गई थी, लौह के बारे में जानकारी हो गई थी। यानी इसका विभाजन पाषाण पत्थर काल, पत्थरों का काल कह सकते हैं इसे आप कांसा युग कह सकते हैं और इसे आप लौह युग कह सकते हैं। और एक प्रश्न यहां तब और बनता है कि इतिहास का त्रियुगी विभाजन धातु के आधार पर किसने किया? तो आप कह सकते हैं जे थॉमसन ने किया। इतिहास का त्रियुगी विभाजन धातुओं के आधार पर जे थॉमसन ने किया। वहीं अगर पूछे कि इतिहास का त्रियुगी विभाजन लिखित साक्ष्यों के आधार पर किसने किया? तो आप कहेंगे उस समय ब्रूस ने किया। इसके बाद अब हम आज के इस वीडियो में पर्टिकुलरली प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। हम आद्य ऐतिहासिक काल को और ऐतिहासिक काल को आगे समझेंगे, अभी हम फिलहाल प्राग ऐतिहासिक काल को समझेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल अपने समय का सबसे बड़ा कालखंड है। अगर हम इतिहास के सभी कालखंडों को देखें तो प्राग ऐतिहासिक काल सबसे बड़ा कालखंड है। इसी कालखंड में आप देखेंगे कि मनुष्यों का विकास होता है।
मनुष्य धरती पे आते हैं और आने के बाद धीरे धीरे जब उनमें समझ विकसित होती है और अपना जीवन यापन वो बेहतर करते हैं, तो ये पूरा कालखंड इसी फेज में आता है। हमने आपको जब मानव उत्पत्ति का इतिहास पढ़ाया था, उस वीडियो में मैंने आपको मानव उत्पत्ति के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया था कि किस तरीके से मानवों का विस्तार होता था। आप देखेंगे इस समय तक, इसमें पूरा पाषाण काल में आप आएंगे देखेंगे आइस एज चल रहा है, फिर आगे चल के इसमें होमो सेपियंस का विकास होगा, यानी कि उसी में जो है निएंडरथल है, उसी में होमो हैबिलिस है, उसी में होमो इरेक्टस है, और फिर आगे चल के होमो सेपियंस का निर्माण हो रहा है, यानी कि एक मनुष्य, समझदार मनुष्य का निर्माण हो रहा है। तो ये सब कुछ इसी कालखंड में आता है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल आते तक मनुष्य जो है समझदार हो गया था, घरों का निर्माण कर रहा था, और ऐतिहासिक काल में आप देखेंगे कि फिर धीरे तो वो जो है जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, फिर धीरे धीरे शहरों का विकास और तमाम तरह की चीजें होने लगती हैं। तो यहाँ तक तो आते आते जो है हर तरह की क्रांति शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे एक तरीके से कि मनुष्य का इस धरती पे धीरे धीरे विकास हो रहा है, और ये सबसे बड़ा कालखंड है, और इसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल का 3 तरीके से विभाजन किया गया, क्योंकि ये सबसे बड़ा कालखंड है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा विभाजन भी है। इसको समझने के लिए हमने इसको 3 पार्ट में बांट करके रखा है। पहला है पूरा पाषाण काल। आप देखेंगे कि ये पूरा जो इसमें हमने बार बार पाषाण का इस्तेमाल किया है। पाषाण का मतलब यह है कि देखिए प्राग ऐतिहासिक काल को ही पाषाण काल भी कहते हैं, और कहीं कहीं प्रस्तर काल भी देखने को मिलता है। प्रस्तर, इन सभी का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब भी, प्राग का मतलब भी, और प्रस्तर का मतलब भी होता है पत्थर, यानी पूरा ये कालखंड पत्थरों पे ही आधारित है। हम देखेंगे यहाँ पे तो प्राग ऐतिहासिक काल का 3 तरीके से विभाजन किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में कहते हैं पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल को मेजोलिथिक एज, और नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज। इसमें आप देखेंगे कि पूरा पाषाण काल का जो कालखंड है वो 5 लाख से लेकर के 10,000 बीसी तक का है। उसके बाद 10,000 से लेकर 8,000 बीसी तक, और नव पाषाण काल 8,000 से लेकर 6,000 बीसी तक का है। इसमें जो पूरा पाषाण कालखंड है, आप ये देख रहे होंगे ये सबसे बड़ा कालखंड इसमें भी है। इसका भी विभाजन हमने 3 तरीकों से किया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। जो कालखंड सबसे बड़ा है उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने उसका विभाजन किया है। इसलिए विभाजन किया ताकि अच्छे तरीके से हम उसकी समझ विकसित कर सकें। तो आज हम जो देखेंगे इसमें सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल को देख लेते हैं कि तीनों में क्या अंतर है। देखिए पूरा पाषाण काल को आप देखेंगे तो इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। इस समय तक क्या था कि इस समय आप देखेंगे कि जो इंसान है वो खाना बदोश, यानी कि जीवन अपना जो कुछ भी कर रहा है आखेटक है, खाना बदोश है, यानी कि वो घूमता फिरता है, शिकार करता है, और शिकार मतलब पूरा जीवन उनका जानवरों के तरीके से था। वो सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का कुछ इस्तेमाल जान गए थे, कुछ पत्थरों को फेंक करके शिकार करना, पत्थरों से जो है अब पत्थरों की गुफाओं में रहना, इस तरीके की चीजें थी। यानी पूरा तरीके से उनका जीवन पत्थरों पर ही निर्मित था, और ये जानवरों की तरह जीवन यापन कर रहे थे। खाद्य संग्रह आखटक था। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पे इनको नॉलेज ऑफ फायर था, लेकिन यूज ऑफ फायर के बारे में पता नहीं था। आग के बारे में जानते थे, लेकिन आग को कंट्रोल कैसे करना ये नहीं जानते थे। कि इनको पता था कि पत्थर लगाने पे आग जल जाती है, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कब जलाना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसे भोजन पकाना है, इन सब चीजों के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे नॉलेज ऑफ फायर है, लेकिन यूज ऑफ फायर नहीं है। खाना बदोश है, घूम घूम करके जो है शिकार करते हैं, खाते पीते हैं, जीवन जी रहे हैं। ठीक है, खाद्य संग्राहक है, शिकार किया, कुछ भोजन मिला, गुफाओं में ले गए, रख लिया, तो इस तरीके से जीवन यापन यहाँ हो रहा है। लेकिन आप जब मध्य पाषाण काल को देखेंगे, लेट स्टोन एज को, तो यहां देखेंगे कि मनुष्य जो है पशुपालन करना शुरू कर देता है। मनुष्यों ने पशुओं के उपयोग को समझ लिया था, और ये बड़ी मात्रा में जो है पशुओं को अपने पास जो है रखते हैं। और उस समय का जो आप कह सकते हैं कि उस समय जो इनके पास जिसको पूंजी जो थी वो पशु ही थे। इनके पशुओं के लिए इस कालखंड में कबीलाओं में लड़ाई भी होती थी, और कबीलाओं को मतलब आपस में ये लोग लड़ाई झगड़ा भी पशुओं के लिए करते थे। कारण क्या था कि वो पशुओं के उपयोग को बखूबी समझ चुके थे। तो इस कालखंड तक आप आते आते देखेंगे कि मनुष्य जो है पशुपालक हो गया है, और इसी कालखंड को हम माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। माइक्रोलिथिक एज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आते आते जो हमारे औजार हैं वो सूक्ष्मतम प्रकार के औजार बनने शुरू हो गए थे। सूक्ष्मतम प्रकार के औजार मतलब छोटे छोटे औजार। ये छोटे छोटे चीजों के लिए छोटे छोटे औजार बना रहे थे, जिससे कि आसानी से शिकार किया जा सके बड़े से बड़े जानवरों का, और एकदम जो है नुकीले तरह के औजार ये बना रहे थे। तो जिससे कि आसानी से जो है जानवरों का जो है हम फेंक करके मार करके दूर तक मार करने के लिए इस समय तक आते आते, यानी प्रक्षेपास्त्र तकनीक का इसमें विकास हो चुका था। प्रक्षेपास्त्र तकनीक यानी कि जिसको हम फेंक करके मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तीर धनुष, इस तरह की चीजों का। तो इस समय जो है इसका विकास हो चुका था मध्य पाषाण काल में।
और नवपाषाण काल आप देखेंगे तो नवपाषाण काल अपने आप में क्रांति का युग था। क्रांति का युग कैसे था? ये देखिए, इसको संक्रमण का युग कहते हैं। संक्रमण का युग क्या है कि इस समय आदमी, पूरा पाषाण काल आप देख रहे हैं, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण का काल है। संक्रमण का काल कैसे है कि पूरा पाषाण काल में अभी इंसान जानवरों की तरह है, अभी उसके पास कोई जानकारी, अपने जीवन को बेहतर बनाने के कोई तौर तरीके नहीं है। और मध्य पाषाण काल में अब वो संक्रमण के काल में आता है, यानी कि यहाँ जो है ये जो है जानवरों के तरह जीवन जीने से आगे बढ़ करके ये जो है अब नवपाषाण काल की तरफ बढ़ रहा है, यानी इस समय इनके समझ का विकास हो रहा है, इसीलिए इसे हम संक्रमण का काल कहते हैं। इसके बाद नवपाषाण काल क्रांति का काल है। क्रांति का काल कैसे है कि इस समय मनुष्यों को कृषि का विकास का काल है ये। इस समय मनुष्यों ने कृषि की जानकारी अच्छी तरीके से प्राप्त कर ली थी, अभी खेती कर रहे थे। तो जब आप देखेंगे कि इंसान खेती करेगा तो खेती करने के लिए उसे एक पर्टिकुलर जगह चाहिए, वहां वो रुकेगा और उस समय उसको जो है जल के संसाधन चाहिए। तो इस समय तक आते आते मनुष्यों ने बस्ती बसानी शुरू कर दी थी। पहले जो मनुष्य खाना बदोश था, घूम घूम करके शिकार कर रहा था, फिर उसने पशुपालन किया, यानी पशुओं को चराने के लिए वो घूमता फिरता रहता था। लेकिन अब जो है जब वो कृषि का विकास कर लेगा तो आप देखेंगे कि मनुष्य एक जगह रुकेगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि उसे फसल का इंतजार करना है, फसल के पकने का इंतजार करना है। अब वो वहां अपनी बस्ती बसाएगा, अब वो जो भी अपनी जीवन दैनिक दिनचर्या है वो एक ही जगह से करना शुरू करेगा। तो आप कह सकते हैं कि यह जो है कृषि काल जो है क्रांति का काल था। इस समय बस्तियां बसनी स्टार्ट हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी। उसके बाद जो काल है वह वैज्ञानिक क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति का मतलब क्या है? पूरा पाषाण काल को संज्ञानात्मक क्रांति कहते हैं। संज्ञानात्मक क्रांति का मतलब क्या है? कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जो मनुष्य का समझ है अभी तक एकदम जानवरों की तरह है, अब धीरे धीरे वो कुछ कुछ चीजें समझ रहा है कि हम जो है मानसिक तौर पे और जानवरों से बेहतर है। अब वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है कुछ कुछ जानवरों को जो है उसके शिकार के लिए। आप देखिए, दरअसल जब मैं आपको ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बताया था कि इंसानों के दिमाग का विकास कैसे हुआ। इंसानों के दिमाग का विकास हमने बताया कि जो ऑस्ट्रोलोपिथेकस थे, जब वो पेड़ों से नीचे आए, जब वो पूरी दुनिया में फैले, तो पूरी दुनिया में जब वो फैले तो उनका विकास अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से हुआ और उनकी जो आते थी वो छोटी होने लगी क्योंकि वो सीधे खड़े होने लगे थे। और उनके जो आप कह सकते हैं कि मस्तिष्क का विकास होने लगा था क्योंकि वो अपनी ऊर्जा का वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल अपने मस्तिष्क के विकास के लिए कर रहे थे। इंसानों के पास अन्य जानवरों की तरह कोई भी हथियार या औजार नहीं थे। जैसे आप कुछ जानवरों को, शेर के पास देखेंगे कि तो उसके पास अपने दांतें हैं और जानवरों के पास सींगे हैं, तमाम तरह की चीजें, लेकिन इंसानों के पास ऐसा कुछ नहीं था अपने बचाव के लिए। तो इंसानों ने अपने बचाव के लिए अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करना शुरू किया और क्योंकि अपने बचाव के लिए उन्होंने अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल शुरू किया, इसलिए धीरे धीरे समय कालांतर में धीरे धीरे बहुत सालों के बाद, लाखों सालों के बाद उनके डीएनए में चेंजेस आए और इन डीएनए में चेंजेस की वजह से मनुष्य के मस्तिष्क का निर्माण और जानवरों से बेहतर तरीके से हो पाया। इसी वजह से इस काल में आप देखेंगे कि मनुष्य अपने जब दिमाग का इस्तेमाल अपने दिमाग पर लगातार जोर डाल रहा है अपने बचाव के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, तो इसे हम संज्ञानात्मक क्रांति कहते हैं। अब धीरे धीरे संज्ञान हो रहा है अपने विषय में कि हम क्या हैं। और इस समय तक आते आते आप देखेंगे कि यहाँ पे नवपाषाण काल में कृषि क्रांति हो जाती है और इस समय तक आते हैं तो इंसानों का जीवन एकदम बेहतर तरीके से बेहतर हो जाता है। वैज्ञानिक क्रांति हो जाती है। वैज्ञानिक क्रांति का मतलब क्या है कि अब इस समय तक आते आते ये अपने दिमाग का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने लगे थे कृषि में, जीवन यापन में, जल संसाधन में, बस्ती बनाने में, घर बनाने में। तो इस समय तक आते आते पूरी तरीके से जो मनुष्यों का जीवन था वो पूरी तरीके से बदल चुका था। यानी यहां हमने देखा पूरा पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को और नवपाषाण काल को। इन तीनों के जो बेसिक डिफरेंस थे उसको मैंने समझा। हालांकि अभी हम सिर्फ बात पूरा पाषाण काल की कर रहे हैं, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को अभी हम बेहतर तरीके से समझेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में हमारा मात्र उद्देश्य है कि हम पूरा पाषाण काल और उसके जो 3 विभाजन है उसको बेहतर तरीके से उसमें अपने समझ विकसित करें। तो हमने एक प्रश्न यहां और उठता है कि प्राग ऐतिहासिक काल को आप देखेंगे तो प्राग ऐतिहासिक काल के लिए बराबर कई बार आयोग ने इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछा है कि प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में अगर आप देखेंगे तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में सबसे पहले जो जानकारी थी 1842 में प्राइमरोज नाम के एक व्यक्ति थे। 1842 में प्राइमरोज नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी दी थी। इन्होंने कैसे जानकारी दी थी कि इन्हें एक चाकू मिला था और वो चाकू किसका बना हुआ था? पत्थर का बना हुआ चाकू था। 1842 में प्राइमरोज को मिला था। प्राइमरोज
फिर उसके बाद आप देखेंगे तो 1853 में एक जॉन इवांस नामक व्यक्ति थे। जॉन इवांस को स्टोन उपकरण मिले थे टी नरसिंहपुर में जॉन इवांस को स्टोन के उपकरण मिले थे, और ये स्टोन के उपकरण कहां थे, तो ये नर्मदा नदी घाटी में थे। 1853 जॉन इवांस, टी नरसिंहपुर, और नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी। तो आप कह सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में सबसे पहले जानकारी 1842 में प्राइमरोज ने दी थी। और प्राइमरोज ने कैसे दी थी कि इन्हें पत्थर से निर्मित एक चाकू मिला था। 1853 में जॉन इवांस टी नरसिंहपुर में नर्मदा नदी घाटी से इन्हें नर्मदा नदी घाटी से इन्हें कुछ उपकरण पत्थरों के प्राप्त हुए थे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति 1863 में 1863 इसमें ब्रूस फुट, इसको मैं इरेज कर देता हूं। 1863 में ब्रूस फुट, ब्रूस फुट 1863 में ब्रूस फुट को क्या मिला था, हैंडेक्स मिला था। और इन्हें हैंडेक्स मिला कहां से था, पलवरम नामक एक जगह है, चेन्नई मद्रास में पलवरम नामक एक जगह है, उन्हें यहां से ब्रूस फुट को हैंडेक्स मिला था। हैंडेक्स का मतलब होता है हथौड़ा नुमा कुछ औजार जो कि पूरी तरीके से पत्थर से निर्मित था, वो मिला था। किसे मिला था, रॉबर्ट ब्रूस फुट को। तो यहां एक प्रश्न उठता है, प्रश्न यह है कि कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि प्राग ऐतिहासिक काल का जनक किसे माना जाता है। तो यहां पे कंफ्यूजन लगातार लोगों के बीच में बना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले जो उपकरण थे उसकी खोज प्राइमरोज ने की थी। इस काल के उपकरण की खोज सबसे पहले प्राइमरोज ने की थी, लेकिन जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे उन्हें पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए थे। तो बहुत सारे लोग, यहां तक कि आयोग भी प्राग ऐतिहासिक काल का जनक ब्रूस फुट को ही मानता है। लेकिन कई जगह आप जब इतिहास का अध्ययन करेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे, तो वहां प्राइमरोज दिया रहता है। तो थोड़ा सा इस कंफ्यूजन से बच के चलेंगे। हम हमेशा अगर कहीं भी प्रश्न आता है तो हम ब्रूस फुट को ही वहां पे विकल्प के तौर पे चुनेंगे, और ब्रूस फुट के अलावा अगर प्राइमरोज दिया है तब हम प्राइमरोज को ऑप्शन के रूप में लेंगे। इसके बाद और थोड़ा सा अगर देखें तो 1950 में स्टुअर्ट पिगट नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने प्री हिस्टोरिक इंडिया नाम की एक बुक लिखी थी। स्टुअर्ट पिगट ने प्री हिस्टोरिक इंडिया नाम की एक बुक लिखी थी। उससे भी हमें प्राग ऐतिहासिक काल की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो ये 3-4 लोग थे और 3-4 मतलब इनके कुछ विशेष रूप से योगदान थे जिससे हमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ, क्योंकि उससे पहले लोग भारतीय इतिहास में प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानते ही नहीं थे कि हाँ कुछ प्रागैतिहासिक काल का भी इतिहास हमारे देश में रहा है। इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा जिससे हमें पता चला कि हमारे देश में प्रागैतिहासिक कालीन जो है हमारा इतिहास उस समय का भी खास तौर पे रहा है। तो इसके बाद हमने प्रागैतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल के जो है विभाजनों को देखा। इसके बाद हम अब देखेंगे पूरा पाषाण काल। देखिए यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल 3 कालखंड में बटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल क्योंकि सबसे बड़ा कालखंड है इसलिए इसे भी हम 3 पार्ट में बांट के देखते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल क्या है, लोअर पैलियोलिथिक एज। मध्य पूरा पाषाण काल मेजो पैलियोलिथिक एज, और उच्च पूरा पाषाण काल अपर पैलियोलिथिक एज है। इसमें क्या है कि जो निम्न पूरा पाषाण काल है ये 5 लाख से लेके 50,000 बीसी तक का है, और मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 बीसी से लेके 40,000 बीसी तक का, और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से लेके 10,000 बीसी तक का है। अब आप देखेंगे कि ये जो निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल है ये आइस एज का समय है। इस समय तक आइस एज चल रहा था, इस समय तक आइस एज का युग था, आप इसके बारे में पढ़े होंगे। और उच्च पूरा पाषाण काल आते आते आइस एज खत्म होने लगता है। तो अब हम इसे आगे देखते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल को, अब हम बेसिकली निम्न पूरा पाषाण काल को देखेंगे, फिर उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल को, फिर उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल को। निम्न पूरा पाषाण काल जो है इसे हम देखेंगे कि कोर संस्कृति, इसे हम फ्लेक संस्कृति और इसे हम ब्लेड संस्कृति कहते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल को हम कोर कहते हैं। कोर संस्कृति क्यों कहते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ समझने की बात है
कि अब हम इसे समझेंगे उपकरणों के आधार पे। थोड़ा इसे हम इरेज कर देते हैं। हमें देखिए मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल अगले एपिसोड में पढ़ना है, इसलिए हम इसे भी इरेज कर देते हैं ताकि हम यहाँ पे कुछ फिगर्स के माध्यम से आपको समझा सके। देखिए होता क्या है कि जब नदी बहती है तो अपने साथ खूब सारे पत्थरों को लेकर के चलती है। एक नदी जब बहती है तो उसमें बहुत सारे पत्थर भी बहते हैं, और इस समय जो मनुष्यों का औजार है जिसे हम कोर कह रहे हैं वो कोर से बना हुआ है। तो कोर है क्या? तो आप जब देखेंगे कि नदियों में जो पत्थर है वो बेतरतीब होता है। बेतरतीब यानी उसका कोई भी फिक्स्ड आकार नहीं होता है, वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से बहते बहते। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, गोल हो जाता है, पूरी तरीके से गोल हो जाता है। यानी एक पत्थर जो किसी नदी में बह रहा होता है वो पहले बेतरतीब होता है, उसका कोई फिक्स्ड फिगर नहीं होता है, लेकिन बहते बहते वो क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। और गोल हो जाता है तो उसे हम कहते हैं पेबुल, और गोल हो जाता है तो उसे हम पेबुल कहते हैं। और आप देखेंगे कि इसी पेबुल से यहां पे कोर बन रहा है, यहां पे फ्लेक का निर्माण हो रहा है, और आगे फिर ब्लेड के उपकरण बनेंगे। ब्लेड कोर उपकरण का मतलब क्या, अब हम देखते हैं कोर किसे कहते हैं। देखिए ये एक पत्थर है, पेबुल पत्थर है, गोल पत्थर है। अब उस समय के मनुष्य क्या करते थे, इस पत्थर को ऐसे, ये पत्थर है, इस पत्थर को उन्होंने उठा के पटका, तोड़ दिया। तो तोड़ने से क्या हुआ कि ये पत्थर मान लीजिए ऐसे टूट गया बीच से, ये पत्थर ऐसे बीच से टूट गया। तो टूटने के बाद एक पत्थर ऐसे बचा और उसके कुछ कुछ किनारे बच गए, ये किनारे बच गए, ये किनारे बच गए। तो अगर आप इसमें देखेंगे ध्यान से तो ये आप जो देख रहे हैं ये एक बड़ा हिस्सा बच गया, ये एक बड़ा हिस्सा पत्थर का अलग हो गया, इसे हम कोर कहते थे। ये जो बड़ा हिस्सा बच गया इसे हम कोर कहते थे, और जो छोटा हिस्सा था इसे हम फ्लेक कहते थे, इसे हम फ्लेक कहते हैं। तो यहां जो आप देखेंगे निम्न पुरा पाषाण काल में जो भी उपकरण बन रहे हैं वो कोर से बन रहे हैं, और मध्य पुरा पाषाण काल में आप देखेंगे कि जो भी उपकरण बनेंगे वो फ्लेक से बनेंगे। तो कोर से उपकरण बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि देखिए कोर जब भी होगा वो भारी होगा, क्योंकि जब हम बड़े पत्थर को उठा करके तोड़ते हैं तो जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा होता है इसे हम कोर कहते हैं। तो यानी कि कोर इसका सबसे हैवी पार्ट होगा, और फ्लेक उसके किनारे होंगे जो कि नुकीले होंगे और हल्के होंगे। तो यहां के जो उपकरण हैं वो किससे बने हुए हैं, कोर से बने हुए हैं। तो इसके जो उपकरण हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें आते हैं चॉपर, चॉपिंग, पेबुल और हैंडेक्स। चॉपर, चॉपिंग, पेबुल और हैंडेक्स इसके कुछ उपकरण हैं। तो इसके उपकरणों को देख लेते हैं कि वो उपकरण कैसे थे। इसे आप पेबुल लिख लीजिए। देखिए अब हम यहां पे समझेंगे कि चॉपर क्या था, चॉपर किसे कहते हैं। तो ये पत्थर है, ये कोर है, अब ये कोर अलग हो गया, अब ये कोर अलग हो गया। तो कुछ कोर जो होते थे तोड़ने के बाद उनका आकार कुछ ऐसा हो जाता था, ऐसा हो जाता था, एक तरफ नुकीले होते थे वो, कुछ पत्थर एक तरफ से ऐसे नुकीले हो जाते थे। तो जो पत्थर एक तरफ से ऐसे नुकीले होते थे इसे हम चॉपर कहते थे, इसे हम चॉपर कहते हैं। इसके बाद आता है चॉपिंग। चॉपिंग क्या था कि कुछ पत्थर दोनों तरफ से नुकीले थे, तोड़ने के बाद ऐसे दोनों तरफ से नुकीले थे। तो जो पत्थर दोनों तरफ से नुकीले थे उन्हें हम चॉपिंग कहते हैं, चॉपिंग। ठीक है, या इसे थोड़ा और बढ़िया से बना देते हैं, तो या आप ऐसे देख सकते हैं, ये चॉपिंग हुआ करता था। तो जो पत्थर एक तरफ से नुकीले थे उन्हें चॉपर, और बाकी जो दूसरी तरफ से इन्हें चॉपिंग कहते थे। एक औजार और था जिसे हम क्लीवर, इंग्लिश में क्लीवर, हिंदी में विदारणी कहते हैं। क्लीवर क्या था, वो कुछ इस तरह का, एक ही तरफ दो धार बने होते थे, इसे हम क्लीवर कहते थे। क्लीवर या विदारणी। इसमें आप देखेंगे तो निम्न पुरा पाषाण काल में 3 उपकरण हमें देखने को मिले हैं, चॉपर, चॉपिंग, क्लीवर और विदारणी। चॉपर, चॉपिंग, क्लीवर और विदारणी
तीन उपकरण मिले, तीन उपकरणों का यहाँ से हमें पता चलता है। और ये तीनों उपकरण किससे बने हुए थे? तो ये तीनों उपकरण कोर से बने हुए थे। इसे हम सोहन संस्कृति भी कहते हैं या उपकरण संस्कृति भी कहते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल को हम सोहन संस्कृति या उपकरण संस्कृति कहते हैं। सोहन संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कालखंड के जो सर्वप्रथम उपकरण थे वो हमें सोहन घाटी से प्राप्त हुए थे, और सोहन घाटी सिंधु घाटी की सहायक जो नदी है उसकी घाटी है। तो इस वजह से इसे हम सोहन घाटी उपकरण संस्कृति इसलिए वजह से कहते हैं कि इस कालखंड में हमें सबसे पहले उपकरणों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। इस वजह से निम्न पूरा पाषाण काल को हम दो नामों से जानते हैं। पहला क्या है? सोहन संस्कृति, और दूसरा है उपकरण संस्कृति। और इस समय के जो कुछ भी औजार है वो औजार आप देखेंगे कि क्वार्टजाइट टाइप का पत्थर था, क्वार्टजाइट से ही मिलकर के बना हुआ होता था। इस समय पेबुल का भी इस्तेमाल सीधे फेंक करके मारने के लिए किया जाता था, और पेबुल से ही चॉपर, चॉपिंग, क्लीवर बिदारणी या आप हैंडेक्स कह सकते हैं। हैंडेक्स हथौड़ा नुमा पत्थर का ही इस तरीके से, तो हैंडेक्स का भी इस कालखंड से हमें जानकारी प्राप्त होती है। हैंडेक्स कुछ इस तरह का पत्थर हुआ करता था ऐसे, इसमें पकड़ने के लिए हत्था नहीं लगा होता था, ये पूरी तरीके से पत्थर का ही बना हुआ था। आज का जो आप हथौड़ा या कुल्हाड़ी देख सकते हैं वो कुछ उसी तरीके का था, लेकिन ये पत्थर का बना हुआ होता था और उसकी डिजाइन उतनी शार्प नहीं होती थी, बेतरतीब टाइप का होता था। तो निम्न पूरा पाषाण काल से आप इतने उपकरण को देख सकते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल को भी दो भागों में बांटा गया है। बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, इसके विषय में चर्चा हर जगह देखने को नहीं मिलती है, किताबों में बस निम्न पूरा पाषाण काल तक ही दिया होता है, लेकिन बहुत जगहों पे इसका द्वियुगीय विभाजन भी देखने को मिलता है। आप भले उसे याद ना रखें लेकिन जान लेना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता देना जो आवश्यक होगा। इसे हम दो भागों में बांट करके देखते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य अगर आप देखें तो निम्न पूरा पाषाण काल को दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम चॉपर चॉपिंग संस्कृति कहते हैं और दूसरा हैंडेक्स संस्कृति कहते हैं। चॉपर चॉपिंग संस्कृति और हैंडेक्स संस्कृति में आप देखेंगे कि यहाँ हमें उपकरण मिल रहे हैं। उपकरण कैसे मिल रहे हैं? चॉपर चॉपिंग टाइप के मिल रहे हैं या हैंडेक्स टाइप के मिल रहे हैं। तो चॉपर चॉपिंग उपकरण क्या है कि चॉपर चॉपिंग उपकरण का आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा इसका प्रचलन उत्तर भारत में है। चॉपर चॉपिंग का सबसे ज्यादा जो उपकरण इसका जो प्रचलन है वो उत्तर भारत में है, और हैंडेक्स का सबसे ज्यादा उपकरण सबसे ज्यादा उपयोग दक्षिण भारत में है। जो उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं उसमें जो चॉपर चॉपिंग है वो हमें उत्तर भारत से प्राप्त हुए हैं, और जो हैंडेक्स है वो हमें दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। इसी वजह से इतिहासकारों ने निम्न पूरा पाषाण काल को दो भागों में बांट दिया है, चॉपर चॉपिंग और हैंडेक्स संस्कृति। तो अच्छा, एक जगह ऐसी भी है जहां से हमें दोनों ये समागम कहा जाता है, चॉपर चॉपिंग और हैंडेक्स संस्कृति का समागम कहाँ है तो बताया जाता है जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में हमें दोनों उपकरण प्राप्त हुए हैं, चॉपर चॉपिंग भी प्राप्त हुए हैं इस कालखंड के, और हैंडेक्स भी प्राप्त हुए हैं। इस वजह से इसे हम संगम युग कहते हैं। इस काल पूरा पाषाण काल का संगम युग किसे कहते हैं? जम्मू कश्मीर को कहते हैं। संगम स्थान जम्मू कश्मीर को कहते हैं, क्योंकि वहां से हमें दोनों उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो आपने यहां देखा कि निम्न पूरा पाषाण काल का जो प्रथम विभाजन था निम्न पूरा पाषाण काल, उसे हम लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। इस समय ये इसका जो कालखंड है, इसका जो समय, इसका टाइम पीरियड 5 लाख से 50,000 BC तक का है। इसे हम सोहन संस्कृति कहते हैं, इसे हम उपकरण संस्कृति कहते हैं। उसके बाद आपने देखा कि इस समय के उपकरण क्या है तो चॉपर चॉपिंग है, क्लीवर बिदारणी है, हैंडेक्स है, जिसका उपयोग उस समय का मानव कर रहा है। उस समय का मानव शिकार के लिए पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इसके पास अपने जो है इनके पास खुद कोई बचाव के साधन नहीं थे, तो इन्होंने पत्थरों को अपना साधन बनाया, पत्थरों में ही रहना, पत्थरों से शिकार करना और पत्थरों से ही अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो इस समय जो पहला चॉपर चॉपिंग, पेबुल, हैंडेक्स, क्वार्टजाइट पत्थरों से मिला करके ये बना रहे थे। और उसके बाद आप देखेंगे कि इस संस्कृति को दो भागों में बांटा गया, चॉपर चॉपिंग संस्कृति या हैंडेक्स संस्कृति। अब हम इस कालखंड को छोड़कर के आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल का जो अगला विभाजन है वो है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण क्या है? मेजो पैलियोलिथिक एज। हमने आपको बताया कि जो पेबुल है, आप निम्न पूरा पाषाण काल में देखेंगे कि इस पेबुल से हमने यहाँ पे कोर जो था उस कोर से जो है यहाँ पे हम उपकरण बना रहे हैं। लेकिन अब अगले कालखंड में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ जो उपकरण बन रहे हैं वो फ्लेक से बन रहे हैं। फ्लेक, और हिंदी में से फलक कहते हैं। हाँ, ये जो हिस्सा है जो कि हल्का हिस्सा है, जो कि बड़े, जब हम पेबुल को तोड़ते हैं तो जो छोटा हिस्सा बाहर होता है, जो उसके किनारे बाहर होते हैं, उसे हम फ्लेक कहते हैं, या हिंदी में जिसे हम फलक कहते हैं। फलक, तो ये फलक संस्कृति है।
इसे हम फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस कालखंड के जितने भी उपकरण हैं वो फलकों से ही बने हुए हैं। और इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी एच.डी. संकालिया ने दी थी। एच.डी. संकालिया ने फलक संस्कृति के बारे में बताया था कि इस समय के इस कालखंड के जो उपकरण हैं वो फलकों से मिलकर के बनाए जाते हैं। इस समय के जो उपकरण है वो इस समय की जो साइट्स हैं हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि नेवासा महाराष्ट्र, सिंह भूमि झारखंड, सौराष्ट्र गुजरात, एक जगह है चकिया, चकिया वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बेलन नदी घाटी मिर्जापुर में पड़ती है, वनगंगा और सिरसा घाटी से हमें जो है मध्य पूरा पाषाण काल के जो कुछ भी हमें उपकरण प्राप्त हुए यहीं से प्राप्त हुए हैं। हथनौरा एक जगह है, हथनौरा से हमें इस कालखंड का मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। ये तो हो गई कि कौन कौन से साइट से कहां से हमें इसके बारे में जानकारी मिली है। अब हम देखेंगे कि इस कालखंड के उपकरण कैसे थे। तो इस कालखंड के उपकरणों को देख लेते हैं। इस कालखंड के जो उपकरण हैं वो फ्लेक से मिलकर बने हुए हैं। और इस कालखंड के उपकरण कैसे हैं, तो इस कालखंड के उपकरणों के बारे में मैंने बताया। स्क्रीपर, खुरुचनी, इंग्लिश में से स्क्रीपर कहते हैं, हिंदी में खुरुचनी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल खुरुचनी के लिए किया जाता था। खुरुचनी होता कैसा था, देखिए ये इस तरह का एक उपकरण हुआ करता था। आप इसे थोड़ा सा 3D अगर आप इसको इमेजिन कर पाए 3D तरीके से आप समझेंगे कि ये नीचे बेस का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा है, और ऊपर के जो पत्थर थे वो नुकीले ऐसे निकले हुए रहते थे, तो जिसका इस्तेमाल इंसान पकड़ के रगड़ने के लिए करता था चीजों को। तो इसी वजह से इसे हम खुरुचनी कहते हैं, इसे हम खुरुचनी कहते हैं या स्क्रीपर। नेक्स्ट, इस कालखंड का जो उपकरण है वो है पॉइंटर। ये ऐसा नुकीला हुआ करता था, ठीक है, पॉइंटर, ठीक। तो इसका इस्तेमाल कैसे करते थे, इसको हिंदी में बेधनी कहते हैं, बेधनी। इसका इस्तेमाल शिकार को फेंक करके मारने के लिए, नुकीला होता था, सीधे घुस जाता था पेट में। और दूसरा, लकड़ियों को चीरने के लिए इसको क्या किया जाता था कि बीच में ऐसे लगा दिया जाता था और ऊपर से हैंडेक से वार किया जाता था, जिससे लकड़ियां टूट जाती थी। तो इसका इस्तेमाल उस समय नुकीले जो औजार है उसके रूप में किया जाता था, लकड़ियों को चीरने के लिए और शिकार को जो है चोट पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग बेसिकली करते थे। तो ये है बेधनी। इसके बाद इसमें एक और आता है तक्षिणी, ब्यूराइन, जिसे हम तक्षिणी कहते हैं। तक्षिणी क्या था, ये तो आप देखेंगे कि इस कालखंड में जो फ्लेक्स से जो उपकरण बन रहे हैं वो स्क्रीपर है, पॉइंटर है और तक्षिणी है। खुरुचनी है, बेधनी है और तक्षिणी यानी ब्यूराइन है। तो क्या ये होगा, तो इस तरह के उपकरणों का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। क्योंकि इस समय के जो बन रहे हैं उपकरण वो बहुत ही छोटे हैं, ठीक है, हल्के हैं। निम्न पूरा पाषाण काल के मुकाबले इस कालखंड के जो उपकरण हैं वो हल्के हैं। क्यों है, क्योंकि ये फलक से बन रहे हैं, फ्लेक से। इस काल जो भी इस काल के उपकरण हैं वो फ्लेक से बन रहे हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे कि इस कालखंड के उपकरण हल्के हुआ करते थे और ज्यादा वार करने के लिए ज्यादा सुटेबल हुआ करते थे, क्योंकि ये सीधा फेंक करके वार किया जाता था इस समय। इसके बाद अगर हम देखें तो जो कालखंड है वो है उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च अपर पैलियोलिथिक एज। इसे हम ब्लेड संस्कृति कहते हैं, इसे हम ब्लेड संस्कृति कहते हैं। ब्लेड संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कालखंड के जो उपकरण है वो ब्लेड के भांति धारदार हुआ करते थे। धारदार कैसे होते थे, इस समय पॉलिश टेक्निक कह सकते हैं कि पॉलिश टेक्निक का इस समय विकास हो चुका था। पॉलिश टेक्निक का मतलब यह है कि जो पत्थर थे उन्हें घिसा जाता था, दूसरे पत्थरों पे घिसा जाता था और तब तक घिसा जाता था जब तक कि उनके जो किनारे हैं
वो ब्लेड की तरह धारदार ना हो जाए। तो ब्लेड की तरह धारदार बनाने के लिए छोटे से पत्थर को लेकर के और उसे बड़े पत्थर पे खूब देर तक पॉलिश किया जाता था, रगड़ा जाता था, और रगड़ते रगड़ते उनके जो किनारे थे वो इतने धारदार हो जाते थे कि वो ब्लेड की भांति जो है तेज होते थे, धारदार होते थे, जिससे शिकार को मारने, चीजों को काटने, आप कह सकते हैं मांस काटने, तमाम तरह की चीजों के लिए उस समय का मानव उसका इस्तेमाल करता रहा होगा। जो ब्लेड थी उसकी एक खासियत यह थी कि जो लंबाई होती थी वो चौड़ाई की दोगुनी होती थी। आज भी अगर आप घरों में ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखे होंगे कि उसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो वेट से दुगनी होती है। तो इस समय का भी जो औजार है, जो जिसे आप ब्लेड कह सकते हैं, जो ब्लेड की तरह पत्थरों के बनाए हुए औजार हैं, वो भी उनकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी है। तो इस समय का जो उपकरण है वो बहुत ही तेज है, धारदार है, और वो उस समय कह सकते हैं कि उसको पॉलिश करके, रगड़ करके बड़े पत्थरों के ऊपर बनाया जा रहा है। और इस समय आप देखेंगे कि हिमयुग की समाप्ति हो जाती है। अभी तक निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल का जो जीवन है बड़ा कठिन है। जो इंसान, जानवर, जो मनुष्य इस समय निवास कर रहे हैं वो आइस एज में जी रहे हैं। उस समय का जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा ठंडा है। लेकिन अगर आप उच्च पूरा पाषाण काल को देखें तो इस कालखंड तक आते आते जो पूरा आप कह सकते हैं कि आइस एज था, उसका धीरे धीरे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, समापन हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो आइस एज जब यहाँ पे खत्म होता है, हिमयुग की समाप्ति होती है, तो आप देखेंगे कि होमो सेपियंस का विकास होता है। मानव उत्पत्ति के जो हमने आपको बताया था कि क्रमिक विकास की थ्योरी दी थी, क्रमिक विकास की थ्योरी में हम आपको बताए थे कि किस तरीके से जो है रामापेथिकस, फिर एस्ट्रोपेलेथिकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथल और फिर होमो सेपियंस का विकास होता है। तो आप देखेंगे कि इस कालखंड में, उच्च पूरा पाषाण काल में, इस समय जो है होमो सेपियंस का विकास हो रहा है, यानी पहले से ज्यादा समझदार मनुष्यों का इस समय विकास हो रहा है। इसी समय, इसी कालखंड की हमें एक चित्रकारी प्राप्त होती है। लगभग 730 हमें जो है शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। भीमबेटका रायसेन जिला मध्य प्रदेश भोपाल में पड़ता है। यहां पे क्या है कि उस समय का जो मनुष्य है वो चित्रकारी कर रहा है। अब तक का मनुष्य, यहाँ का मनुष्य आखेटक है, शिकार कर रहा है। यहाँ का मनुष्य जो है धीरे धीरे अच्छे उपकरण बना रहा है। और यहाँ का मनुष्य आते आते, यहाँ का मनुष्य बड़े उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि कोर से बने हुए हैं, पेबुल से बने हुए हैं। यहाँ का मनुष्य फ्लेक्स से बने हुए उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ का मनुष्य ब्लेड के बने हुए उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है, धारदार उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ का मनुष्य चित्रकारी कर रहा है। चित्रकारी, वहां पे आप देखेंगे कि जो भीमबेटका से जो हमें शैल चित्र प्राप्त हुए, वहां पे चित्रकारी हो रही है। वहां पे कुछ जो है चित्र शिकार करते हुए बनाए गए हैं, जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, और कलर किया गया है, नेचुरल कलर, उसमें लाल और हरे कलर का प्रयोग किया गया है। बेसिकली लाल और हरे, और वो कलर आज भी आप उसे, अगर वहां पे आप जाएं तो आप देख सकते हैं। ये लगभग 10 किलोमीटर में फैला हुआ इलाका है, और 10 किलोमीटर के फैले हुए इलाके में आप इसको पूरे जा करके उस समय चित्रकारी गुफाओं में की हुई चित्रकारी को आप देख सकते हैं मनुष्यों के द्वारा। और ये उच्च पूरा पाषाण काल की है। इसी समय आप देखेंगे कोई बेलन नदी है। बेलन नदी के लोहदा नाले से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। बेलन नदी में एक लोहदा नाला है। बेलन नदी जो है मिर्जापुर में पड़ने वाला एक स्थान है, वहां पे लोहदा नाले से हमें मातृ देवी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। और मातृ देवी की यह मूर्ति किससे बनी हुई थी, तो मातृ देवी की यह मूर्ति अस्थियों से मिलकर के बनी हुई थी। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इस समय की जो उपकरण है, अच्छा, ये जो मातृ देवी की मूर्ति है, ये कौशाम्बी में एक संग्रहालय है, वहीं पे संरक्षित है। अगर कभी उस संग्रहालय में जाना हुआ तो आप उस मातृ देवी की मूर्ति को देख सकते हैं, जो कि हड्डियों की बनी हुई है। नेक्स्ट जो है इसके जो उपकरण है, वो उपकरण, इस समय के जो उपकरण मैंने आपको बताया कि कौन कौन से थे, ब्लेड से बने हुए उपकरण थे। इस समय की जो उपकरण, उसमें जो ब्यूराइन, जो पहले जिसका हमने मध्य पूरा पाषाण काल में आपको बताया कि इस समय हड्डियों के ऊपर नक्काशी की जा रही है। और वो किसकी मदद से की जा रही है, तो ब्यूरिन की मदद से की जा रही है, जो कि तक्षिणी है। इसकी मदद से अस्थियों के ऊपर, हड्डियों के ऊपर नक्काशी की जा रही है, कुछ कुछ चित्र बनाए जा रहे हैं। और इस समय के जो साइट्स हैं, मतलब उच्च पूरा पाषाण काल के उपकरण कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि सिंह भूमि झारखंड से, कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश, बूढ़ा पुष्कर राजस्थान, रानी गुफा आंध्र प्रदेश, फिर जोगदहा, बघेलनपुर, बासोर, ये सभी मध्य प्रदेश के साइट्स हैं। और फिर सोन घाटी मध्य प्रदेश और इनाम गांव महाराष्ट्र से हमें इस कालखंड के उपकरण और इस कालखंड के तमाम अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ आपने देखा कि जो पूरा पाषाण काल है वो 3 भागों में बटा हुआ है।
निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल भी दो भागों में बटा हुआ है, चॉपर चॉपिंग संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति। इसके बारे में हमने पूरी आपको जानकारी दी कि ये कालखंड क्या है। यह कालखंड इसे हम सोहन संस्कृति या उपकरण संस्कृति के नाम से जानते हैं। इस समय के जो उपकरण है वो उपकरण चॉपर चॉपिंग हैंडेक्स और पेबुल हैं, जो कि क्वार्टजाइट पत्थरों से बने हुए हैं। यहाँ पे चॉपर संस्कृति, चॉपर चॉपिंग संस्कृति और हैंडेक्स संस्कृति है। चॉपर चॉपिंग संस्कृति उत्तर भारत की और हैंडेक्स संस्कृति दक्षिण भारत की संस्कृति है, जो कि इसका संगम अगर स्थल माना जाए इस कालखंड का तो वो जम्मू कश्मीर है, जहां से हमें दोनों प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप मध्य पुरा पाषाण काल में आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि जो उपकरण है वो फ्लेक्स से मिलकर के बने हुए हैं। फ्लेक्स से मिलकर बनने होने की वजह से उनकी जो मारक क्षमता है वो ज्यादा है, हल्के हैं और इस कालखंड के हथियारों के मुकाबले ज्यादा जो है तेज और धारदार है। इस समय के जो उपकरण है वो स्क्रीमर है, पॉइंटर है, बेदनी है और तक्षणी ब्यूराइन है। और तमाम साइट्स हैं जिसके बारे में हमने बताया था, नेवासा, सिंह भूमि, सौराष्ट्र, बेलन घाटी, वनगंगा, सिरसा, चकिया, वाराणसी का क्षेत्र, ये मध्य पुरा पाषाण काल के साइट्स हैं। निम्न पुरा पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण साइट्स के बारे में अगर बात करें तो इस समय सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, साबरमती और नर्मदा नदी घाटी इस कालखंड के साइड से, इन्हीं जगहों से हमें जो है निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। और लगातार जो है नई नई जगहों से इसमें नई नई साइट्स ऐड हो रही हैं, क्योंकि लगातार खुदाई के दौरान तमाम उपकरण मिल रहे हैं और जब उनकी स्टडी हो रही है तो तमाम साइट्स नए ऐड हो रहे हैं। तो आज से 2-4 साल बाद हो सकता है कुछ और साइट्स भी हमें प्राप्त हो जाएं। और फिर अगर हम उच्च पुरा पाषाण काल को देखेंगे तो इस समय के जो उपकरण है वो और इन दोनों का निम्न पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल के मुकाबले ज्यादा धारदार उपकरण है, ब्लेड से बने हुए उपकरण है। इस समय चित्रकारी हो रही है, इस समय हिमयुग की समाप्ति हो रही है, इस समय होमोसेपियंस का विकास हो रहा है, इस समय अस्थियों पर जो है चित्रकारी हो रही है, इस समय प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस समय का मनुष्य चित्रकारी पर ध्यान दे रहा है, इस समय का मनुष्य अपने जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। इस समय जो है जीवन अन्य दोनों कालखंडों के मुकाबले ज्यादा आसान है। तो ये कुछ हो गया इन तीनों कालखंड के बारे में जानकारी। तो हमने निम्न पुरा पाषाण काल को देख लिया, मध्य पुरा पाषाण काल को देख लिया, उच्च पुरा पाषाण काल को देख लिया। यानी कि हमारा जो ये पूरा पाषाण काल का पीरियड है वो पूरे तरीके से समाप्त हो गया। पूरा पाषाण काल का पीरियड हमारा पूरे तरीके से समाप्त हो गया। अब हम अगली वीडियो में अगर बात करेंगे तो हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में। आपने देखा कि हमने पाषाण काल का 3 तरीके से, प्रागैतिहासिक काल का 3 तरीके से विभाजन किया था। 3 तरीके से विभाजन कौन कौन सा था? तो पहला था पूरा पाषाण काल, फिर था मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। यहां पे ये था, यहां आप देखें तो हमने पूरा पाषाण काल, ये कालखंड मध्य पाषाण काल का था। मध्य पाषाण काल और ये टाइम पीरियड नव पाषाण काल का था, नव पाषाण काल का था। तो हमने आज पूरा पाषाण काल को समाप्त कर लिया, पेलियोलिथिक एज को आज हमने पूरी तरीके से समझ लिया। अब हम मध्य पाषाण काल, मेजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज को अगले वीडियो में समझेंगे। प्रागैतिहासिक काल का 3 तरीके से विभाजन किया गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हमने आज की इस वीडियो में पूरा पाषाण काल को अच्छे से समझा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपके जो भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें।